नमस्कार। आज हम वीडियो एग्जाम के बारे में बात करेंगे। वो भी सामान्य हिंदी में ऐसे प्रश्न जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं और छूट जाते हैं। पहले हिंदी शब्द पर आते हैं कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी की जो भाषा का विकास हुआ किस क्रम से हुआ, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी से होते हुए वर्तमान हिंदी तक पहुंचा। वही पाली जिसमें महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था और प्राकृत में महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था, या वही संस्कृत जिसमें महाभारत लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी का पहला कवि कौन है? सरापा और उनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है। अब आते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी का प्रावधान या हिंदी से संबंधित प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद 343 में कई बार पूछा गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 350 का में कहा गया है कि कोई भी राज्य अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे सकता है। अगर हिंदी मातृभाषा है वहाँ हिंदी भी दे सकता है, तमिल का है तमिल दे सकता है, उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ पर हिंदी के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करेगी और हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये कुछ प्रश्न रहे हिंदी से सामान्य रूप से पूछे जाने वाले। अब हम आते हैं कुछ और सामान्य चीज़ें जो हिंदी के अंतर्गत आते हैं। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका खंड नहीं हो सका। अगर हम इनको खंड कर देते हैं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें, जैसे हम यहाँ मुख या कान, इनका अगर हम अलग अलग कर देते हैं, दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द वह शब्द है जिनका खंड नहीं हो सकता या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मुख, नाक, कान, पैर, हाथ इत्यादि। यौगिक शब्द वे होते हैं जिसका खंड हो सकता है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम धन जोड़ें, धनवान, तो यह एक यौगिक शब्द है। धन कहें तो रूढ़ शब्द है और धनवान मिला देंगे तो यौगिक है। तो रूढ़ और यौगिक में एक प्रश्न आता है, इसको बहुत सावधानी समझना है। रूढ़ वह है जिसका खंड नहीं हो सकता है, यौगिक वह है जिसका खंड हो सकता है, दोनों के सार्थक अर्थ हो सकता है। धनवान, बलवान, दयावान, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। योग रूढ़ का मतलब होता है कि वह खंड तो हो सकता है लेकिन एक विशेष संदर्भ में ही उस शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ कहते हैं। उदाहरण के लिए पंकज, जलज या वारिद, ये योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। और वही से मिलता जुलता, उसे से मिलता विकारी और अविकारी शब्द। विकारी का मतलब जिसमें संज्ञा, वचन, जेंडर के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। अनेक तरह से कह सकते हैं कि इसमें अन्य शब्द मिल सककर इसको अर्थ को बढ़ा सकते हैं। और अविकारी वो शब्द होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे कहाँ, कौन, जिसे, इसमें किसी भी शब्द को आप जोड़ करके इसको वृद्धि नहीं कर सकते, इसको घटा नहीं सकते।
तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहे जाते हैं। रस के बारे में आते हैं तो सामान्य रूप से मूल रसों की संख्या कहा जाए तो 9 है। मूल रसों की संख्या 9 है। वैसे 11 कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए तो रसों की संख्या 9 ही मानी जाएगी। और 9 में खासकर जो श्रृंगार रस है, इसका अस्थाई भाव रति होता है, उसी में एक भक्ति रस और वात्सल रस भी आ जाता है, तो 2 संख्या बढ़कर 11 हो जाती है। और रस के अस्थाई भाव में मुख्य रूप से 2 ऐसे रस हैं जिसका अस्थाई भाव पूछा जाता है, विभस और शांत। शांत का निर्वेद और विभस का जुगुप्सा, जुगुप्सा ये अस्थाई भाव है। और रस में कुल 4 भाग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो और भी रस जो हैं उनके जो अस्थाई भाव हैं उसी शब्द से मिलते जुलते हैं, जैसे वीर रस का उत्साह, करुण का शोक, भय का भयानक। इस तरह से आप अर्थ निकाल सकते हैं कि 2 ऐसे हैं जिसको आपको समझना कठिन हो जाएगा। और रस के बारे में एक महत्वपूर्ण है कि रस का जनक भरत मुनि को माना जाता है, और सर्वप्रथम इन्होंने ही अपने नाट्य शास्त्र में रस का प्रयोग किया था। थोड़ा सा छंद में आते हैं। छंद में जो प्रश्न पूछे गए खास उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो छंद में विराम जहाँ पर लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूछा गया था, तो उसको हम यति कहते हैं। जहाँ ठहराव लेते हैं उसको हम यति कहते हैं। अलंकार में आते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, अलंकार 2 होते हैं। और शब्दालंकार का मतलब होता है जिसमें शब्द के माध्यम से काव्य में सजावट आती है, काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, उससे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के माध्यम से आता है अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के अंदर मुख्य रूप से 3 अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके अलावा जो अलंकार होते हैं वो अर्थालंकार में आते हैं। उसमें आप उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत सारे अलंकार हो सकते हैं। तो हमें जानना है, कभी ये पूछ लेता है कि अनुप्रास अलंकार किस या इनमें से कौन अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, तो एक यमक दे देगा और शेष आपको श्लेष, भ्रांतिमान ये दे देगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि 3 अलंकार यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 अलंकार जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। यमक का मतलब होता है जहाँ एक शब्द 2 बार आए उसके अर्थ अलग अलग हो। और श्लेष का मतलब होता है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ हो। जैसे पानी गए न ऊपरे मोती मानस चुन, यहाँ जो है पानी का कई अर्थ होते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न ऊपरे मोती मानुस चुन, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। इसमें यमक का मतलब है अलग अलग शब्द, वही शब्द आते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे वो नगन जड़ाती, वो तो नगन जड़ाती है, वो 2 बेर खाती, वो 2 बेर खाती है। या कनक कनकते सौगुने। अनुप्रास का मतलब जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। समास में मुख्य रूप से हम ये कहेंगे कि समास जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पहला पद जो है उपसर्ग होता है। और इसके अलावा तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विग समास जो संख्यावाची होते हैं, और कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष से बने शब्द होते हैं, जैसे नीलकमल, नीलगाय इत्यादि। संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सामान्य रूप से संधि 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि।
तो इसमें कौन से संधि पूछे जाते हैं, अक्सर सिर्फ उतना बात करेंगे हम। जैसे अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण, इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ओधन अन। और पावन हो जाएगा, पावन हो जाएगा तो पौधन अन। इस परीक्षा में, वीडियो परीक्षा में संभाव्य रूप से प्रश्न ये संधियां पूछी जाती हैं, इसलिए हमें स्पेशल इसको कह दिए हैं। यह पवन और पावन यह आयाज संधि के अंतर्गत आता है। अन्वेषण जो है यह यण संधि के अंतर्गत आता है। तो आज इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच।